नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर थी। हुकूमत ने तस्दीक की। उन्होंने सियासत शुरू की हुई है, वहाँ से बाहर बैठ के नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। नवाज शरीफ इतना बोला नहीं है कि शहबाज शरीफ वाली वो गलती करेगा। शहबाज शरीफ की एक कुर्बानी उसके लिए काफ़ी है। हुकूमत की ख्वाहिश तो है, वो आप है कि नहीं आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सकते। नवाज शरीफ को लाना वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आएँ और अपने केस कट रहे। अब सवाल ये है कि क्या ये जो नवाज शरीफ साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और उनकी सेहत ठीक है, क्या जाते हुए भी इतनी खराब थी? लग रहा है नहीं थी। जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी। और अब कल जब हमने ये मुद्दा उठाया PM साहब के साथ, तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है और अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करे। पिनल कोड का जो सेक्शन 467 और 468 है, उसके तहत ये फ्रॉड है और इसमें मिनिमम सजा 10 साल है। तो अब देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीकाकार है वो तैयार किया जाएगा। 2 मार्च 2020 को लिखी गई बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हमारे हाई कमिश्नर लंदन में उनकी तरफ से लिखी गई, जिसके साथ ये फैसला जो है साथ इसके लगा के बरतानवी हुकूमत को लिख दिया गया, जिसके मुताबिक ये कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है। तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है और वो मफरूर जो कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, ये पेंडिंग ट्रायल नहीं है, इनको सज़ा हो चुकी है। तो इसलिए आप इनको वहाँ से वापस भिजवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। ख्याल तो यह था कि शायद कराची की बात कर रहे होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से कराची में बारिशें आज भी हो रही हैं। आधा कराची डूबा हुआ है, बल्कि पूरा ही डूबा हुआ है। बुरा हाल है। उस पर कमेटी बनी हुई, कमेटी मिल रही, बट एक पैरेलल चीज़ चल रही है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सियासत में तेज़ी आ गई और ये उस दिन शुरू हुई जिस दिन मरीम नवाज़ अपनी पेशी के लिए गई नैब के लाहौर वाले ऑफिस में और वहाँ पे पथराव हुआ। वो कहते हैं उन्होंने शुरू किया, वो साथ लेके गए हुए थे। आपने स्क्रीन्स पे बहुत देखा सारा तमाशा। सवाल उठने शुरू हुए, हुआ क्या है? अचानक मरीम की खामोशी टूटी, तो इस तरह क्यों टूटी? अब ये बात चल रही थी तो फिर हमने देखा सडनली नवाज शरीफ साहब की एक पिक्चर निकलती है जिसमें अपने साहबजादे के साथ चल रहे हैं एक साइड वॉक के ऊपर, और फिर एक बहस शुरू हो जाती है कि नवाज शरीफ की तो सेहत तो इनकी तो बहुत अच्छी है। सडनली वी सी इसमें एवरीबडी जंप्स इन। प्राइम मिनिस्टर भी उस पर जिक्र कर देते हैं, वज़रा शुरू कर देते हैं। आज एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो अकाउंटेबिलिटी के ज़ार हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं विद द स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और उसमें 3-4 चीज़ों उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कही। एक तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो से उन्होंने फ़ैसला बताया और डिटेल में बताया कि कैसे पंजाब गवर्नमेंट ने इनको लिख के बता दिया था कि आप अब जो है आपका हम एक्सटेंशन नहीं कर रहे, आपकी दरख्वास्त हो, आपका मेडिकल बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया आपकी दरख्वास्त, आप वापस आएँ और अपना प्रेजेंट सेंटेंस चौंसा है उसको सर्व करें। फिर उन्होंने बताया कि अब हमने फुल प्रोसेस ऑन कर दिया है और हमारे हाई कमिश्नर ने जो UK में हैं उन्होंने बल्कि 2 मार्च को ख़त भी लिख दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नवाज शरीफ साहब जो अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर ये तय हो गया हुआ है कि मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, वो कानून से भागे हुए हैं और इसलिए अब उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पाकिस्तान की नहीं है बरतानिया के साथ, मगर एक प्रैक्टिस है कि जो सज़ा याफ्ता लोग हैं उनको वापस कर दिया जाता है और पाकिस्तान अभी तक 3 लोगों को वापस कर चुका है। लेकिन साथ ही फिर जो हमारे मिनिस्टर हैं रेलवे के शेख रशीद साहब, उन्होंने भी एक बड़ी मज़ेदार बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम तो पहले इसहाक डार साहब को नहीं ला सके, हम सलमान शहबाज को नहीं ला सके, तो ये शायद हम इतना इजी नहीं होगा नवाज शरीफ साहब को लाना। सवाल ये नहीं है अचानक ये तेज़ी क्यों है, क्यों मरीम नवाज़ ने इतना सख्त रवैया इख्तियार किया, एक क्लैश हुआ, क्या कोई डील्स टूट रही हैं, क्या कोई बातें हो रही हैं, हो क्या रहा है इतनी सडनली? और प्राइम मिनिस्टर जॉन से हैं, सिंध गवर्नमेंट का एज ए गवर्नमेंट इस्लामाबाद से झगड़ा चल रहा है, लेकिन साथ ही पूरी अपोजिशन को भी टेक ऑन कर रहे हैं। ये काफ़ी सवालात हैं कि हो क्या रहा है। नैब जॉन सी है वो उधर बुज़दार साहब के भी गले पड़ी हुई है, इधर नवाज शरीफ के भी पीछे पड़ी हुई है। व्हाट इज़ हैपनिंग? ये अचानक ये सारी क्या खिचड़ी पक रही है? सो आई थॉट आई इनवाइट 3 बेस्ट शेफ्स इन टाउन जो खिचड़ियों को ज़रा
पकती खिचड़ियों को एनालिसिस करने में काफ़ी तेज़ है इस मामले में। तीनों दोस्त हैं। हामिद मीर, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अब्बासी, आपको भी बहुत शुक्रिया। मुस्कुराम इसलिए नहीं कि प्रोग्राम से पहले कुछ मीर साहब से हम बातें कर रहे थे। ज़रार खोड़ो ज़रा हट के आदमी है और ज़रा हट के ही प्रोग्राम कर रहे हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। द मैन विद क्या कहते हैं, रेजर शार्प विट ऑल्सो। मैंने वादा किया था मीर साहब से कि पहला सवाल काशिफ अब्बासी से करूंगा। ठीक है मीर साहब, तो काशिफ अब्बासी से शुरू करेंगे। मीर साहब से क्यों नहीं करेंगे? पता है मीर साहब कहते हैं आपको शरारत कर देते हैं, फिर बाद में मुझे मसला पड़ता है। काशिफ सानू मसला पे वो ठीक है, मसला पे तो मुसीबत है। बड़े अफसोस की बात हमारे। अब्बासी कोई गल नहीं, देख लेने। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई है? क्या कोई कुछ, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। हमें बता, हम सुनते थे जी शायद कोई डील हो गई है, उस डील में चले गए हैं, बाहर चले गए मियाँ साहब, 5 साल कोई नहीं इमरान खान को छेड़ेगा और सब कुछ। अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस्लामाबाद में चल रही है कि जब मरियम को बुलाया गया ज़मीन का जवाब देने के लिए, तो ये एक नया मुकदमा था। पुरानी डील तो शायद ये थी कि ना हम आपकी बात छेड़ें ना नई बात कोई ना छेड़े। तो शायद उन्होंने समझा कि कोई डील में चेंजेस हो रही हैं तो रिएक्ट कर रहे हैं। स्टैक क्या हो रहा है? मैंने यही बात, आपके ऑफिस में बैठे थे, मेरा अपना फर्स्ट रिएक्शन इस सारे को देखकर यही था। अव्वल तो देखना कि डील किसके और किसके दरमियान हुई और क्या हुकूमत उस डील का हिस्सा थी या नहीं थी, क्योंकि हुकूमती रिएक्शन से ये लग रहा है कि वो इस शायद डील का हिस्सा नहीं थे। पहले दिन से आ रहा है कि जाली रिपोर्ट, बेनिफिशरी तो थे। हाँ, बेनिफिशरी, चले आपको लगता है शायद, उनको लगता है वो बेनिफिशरी नहीं है कि उनका पूरा एहतसाब का जो नैरेटिव है वो तबाह बर्बाद हो गया। इस वजह से वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्ड रिपोर्टें थी, जाली रिपोर्टें। क्या कर लिया, ख्वाजा बरादरान बाहर आ गए हैं, हमने अब्बासी साहब भी बाहर आ गए हैं, शहबाजी भी अंदर के बाहर आ गए। तो आई डोंट थिंक इस नैरेटिव, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि हुकूमत का गुस्सा इस बात पे। डील अगर बाकी दोनों पार्टियों के दरमियान थी तो कहीं ना कहीं जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बुलाया गया तो ऐसा लगा कि डील थोड़ी सी हिलने शुरू हो गई, क्योंकि डील का ये हिस्सा था, अगर हम इसको डील मान लें कि दोनों वाल अपने अपने घर बैठ के आराम से टाइम गुजारें, ये हुकूमत को आप तंग ना करें, हुकूमत आपको तंग ना करे, या नैब आपको तंग नहीं करेगी और ऐसे चलेगा, मुबैना डील। ठीक है, समझ ऐसे ही आ रहा है। हालात जो दिख रहे हैं उन हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि शायद इस तरह की कोई अरेंजमेंट हुई हो। मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुला के क्या उस अरेंजमेंट को हिलाया गया, जिसका रद्द-ए-अमल उस तरफ से आया कि वो जो आपने देखा जो लाहौर में नायब के ऑफिस के बाहर हुआ कि अगर आपने ये किया फिर ये होगा। जो ही उनको बुलाया, मियाँ साहब जो इतना अरसा खामोश रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों से पूछें, जो मुस्लिम लीग नून के लोग जाते हैं उनसे भी मियाँ साहब लंदन में नहीं मिलता। मरियम बीबी बहुत कम किसी से राब्ते में, अपनी पार्टी में से भी वो भी किसी से मुलाकात नहीं करती। सडनली मरियम नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मियाँ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन कर दिया और वो जो इंश्योरेंसेस दी उन्होंने फ़ोन के ऊपर कि हम अब पैरा देंगे और खड़े रहेंगे। यानी अब दोनों साइडों से वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने डील तोड़ी, एक साइड दूसरे को कह रही है, यानी मियाँ साहब कह रहे हैं अगर डील तोड़ी तो हम पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। और हुकूमत मियाँ साहब के इन एक्शंस के बाद वो ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तुझे अगर डील तोड़नी है तो फिर ये भी केस है, ये भी करेंगे, हम बरतानिया को खत लिखेंगे, आपको वापस बुलाएंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों साइडें, चाहे वो गवर्नमेंट है या मियाँ साहब, क्या अब ब्लिंकिंग गेम शुरू हो गई? हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली बात मुझे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को प्रेशर डाल रहे हैं कि इफ एंड देन, अगर आपने ये किया फिर ये होगा। क्या ख्याल है हामिद, इतनी अचानक? और फिर फवाद चौधरी ने बड़ा एक और इसमें मसाला डाल दिया। उन्होंने कहा जी फैसला हो गया, हमने सीरियस इंक्वायरी करनी है कि किस तरह ये रिपोर्ट्स बनी। उन्होंने तो अब ये सांस ले लिया कि रिपोर्ट्स जाली की गई, मैनेज की गई, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स है वो, और हम तो सज़ाएँ देंगे और 10-10 साल तक सज़ा हो सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है। सो ऑब्वियसली उनकी अपनी टीम पे भी कल को प्रेशर पड़ सकता है, उसमें पंजाब गवर्नमेंट पे भी मलबा गिर सकता है इस बात का। फवाद चौधरी शायद चाहेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट में मलबा गिरे बुज़दार साहब की हुकूमत पे, लेकिन ये डबल एज सोर्ड है। जो मियाँ साहब को तो जो होगा सो होगा, उसका कुछ खून खराबा अपनी गवर्नमेंट का भी हो सकता है। क्या जिस तरह काशिफ कह रहे थे, क्या ख़तरा हुआ है कि कोई सेटल्ड, हमें नहीं पता, हम तो स्पेकुलेट कर सकते हैं कि कोई जो अरेंजमेंट्स थी हिलना समझा गया, उस पर दोनों साइड जब रिएक्ट कर रही हैं। जिस तरह आपको कुछ पता नहीं है, मुझे भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता। ओके, एनालाइज कर लें। मैं स्पेकुलेट करता ही नहीं कभी। चलें, आप एनालिसिस पेश करें। एनालिसिस जो है वो यही है कि जो रिसेंटली एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है
कि नवाज शरीफ का नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जो है वो काबीना के फैसले से निकाला गया, इसमें कोर्ट्स का कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से ये नाम निकला है नवाज शरीफ साहब का एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से, जैसे आपको याद होगा मार्च 2016 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो परवेज़ मुशर्रफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकल गया था, डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में के नहीं लिखा था। तो अगर कोई ये कहता है जी कि नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं तो किसी डील से गए हैं, तो मुझे नहीं पता कोई डील है या नहीं है, लेकिन काबीना जो है वफाकी काबीना वो अपने आप को बरी ज़ुमा करार नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने निकाला है। हाँ, ये हमें याद है कि ये गए थे चंद हफ्तों के लिए वो चंद हफ्ते ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं लंदन की सड़क पे वॉक करते हुए नज़र आते हैं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत क्या आपको? अच्छी बात है, मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो गया। तो अगर मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो गया और उसको डॉक्टरों ने कहा कि आप वॉक किया करें, वो वॉक कर रहा है, तो मरीज़ को खुद ही मेरा ख्याल है वापस आ जाना चाहिए। और मेरी इत्तला के मुताबिक मरीज़ भी वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हुकूमत उसको किसी और तरीके से लाना चाहती है तो ले आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आते और ये उनको लाने के लिए ये जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो फिर जो इनके नाकदीन है हुकूमत के वो साथ में एक और भी सवाल उठा देंगे। वो उठना तो है ही है लेकिन मैं भी जो है वो पहले ही उसको प्रेम्प्ट कर देता हूँ सवाल को, और वो सवाल ये होगा कि जी ज़रूर ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, नवाज शरीफ साहब को आप लेके आएँ, इंटरपोल के ज़रिए ले आएँ, किसी तरीके से ले आएँ। एक और भी साहब है, उनका नाम है परवेज़ मुशर्रफ, वो भी मतलूब है पाकिस्तान में। बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर केस में वो मफरूर हैं। वो जो आइन से गद्दारी वाला मुकदमा उसका मैं जिक्र ही नहीं करता, लेकिन वो भी मफरूर हैं। उनकी यहाँ पे जायदाद जब्त हुई है, उनको कोई नहीं बुलाने। लेकिन शहजाद अकबर ने आज बड़ी एक कैटेगोरिकल डिफरेंस ड्रॉ किया है। उन्होंने कहा है कि मुलजिम और मुजरिम में बड़ा फ़र्क है। उन्होंने कहा जिस तरह इसहाक डार साहब थे, मुलजिम है, अभी मुजरिम नहीं है। ये तो कन्विक्टेड आदमी है जो अब बाय लॉ डिक्लेयर हो गए हुए कि एब्सकॉन्डर है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि अब आपकी बेल नहीं, तो फर्क है दोनों में। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो कई इंटरव्यूज़ में वो ये कह चुके हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दूंगा। मैं तो वो पुरानी बातें जो हैं वो मुझे याद आ जाती हैं उनकी। आपका क्या ख्याल है उनकी पुराने स्टेटमेंट्स को याद ना किया जाए? नहीं करते। कितने स्टेटमेंट्स याद करेंगे? बहुत स्टेटमेंट्स में उनके हालात बदल गए हैं। कितनी स्टेटमेंट्स हम करेंगे? नहीं, वो कुछ उन्होंने मामलात जो है उन पे अमल दरामद भी किया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुशर्रफ वाले मामले पे, और अगर ये पंजाब गवर्नमेंट पे लेकिन अदालत की आपने बात कोर्ट की, मुझे याद है जब अदालत ने कुछ शराइत खुद भी मॉडिफाई कर दी थी। उन्होंने गारंटी मांगी थी, इतने बिलियन आप दें, इतना ये करें, वो अदालत ने उड़ाई थी। और ये अदालत के एफिडेविट देकर गए थे शहबाज शरीफ साहब के मैं लेके आऊंगा। आप अदालत का जब जिक्र करते हैं तो ये मत भूलें कि उनके सामने एक ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी जो कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट थी, और पंजाब हुकूमत उससे बरी ज़िम्मा। अदालत भी ये ना कहना कि हर कोई बात में बरी ज़िम्मा हो जाए। अदालत कहता है हमारा कोई कैबिनेट नहीं किया। अदालत ने नहीं कहा, और हाई कोर्ट था, मालिक साहब अदालत ने नहीं कहा, आप अदालत को मिसकोट ना करें। नहीं, अदालत ने आपकी हुकूमत के डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कोर्ट किया है। उसने अदालत ने पूछा कि बताएं कि एग्जिट कंट्रोल से नाम किसने निकाला, तो उन्होंने कहा हुकूमत के नुमाइंदे ने कि जी काबीना ने निकाला। तो आप अदालत को बीच में इस तरह मिसकोट ना करें। ज़रार खोड़ो साहब से भी पूछ लेते हैं। तो अदालती था ना मीर साहब, अदालत का पूरा बीच में रोल तो था ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। ज़रार, व्हाट डू यू थिंक, ये अचानक जो इतनी ज़्यादा तेज़ी होगी? वैसे ये नाज़रीन से मैं एक बात शेयर कर दूं, मेरी बात हो रही थी गवर्नमेंट के हायब से। उन्होंने कहा अगरचे 2 मार्च को हमने ख़त लिखा था यूके गवर्नमेंट को, हमारे जो लंदन में हाई कमिश्नर हैं, तो वर्ड्स थे कि द यूके गवर्नमेंट इज़ ड्रैगिंग इट्स फीट। वो खामोशी से बैठे हुए हैं। अब शायद इसको ये दोबारा फॉलो अप करेंगे, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल चिल पिल करके गोरे बैठे हुए हैं, वो उस पर अभी तक एक्शन ले नहीं रहे। लेकिन बिफोर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, क्यों आपके ख्याल में अचानक इतना बड़ा इशू बन गया नवाज शरीफ साहब का वापस आना और सडनली? और हाँ, इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस एक और भी है। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस ये है कि 1 सितंबर को केस भी लग गया है, इनकी अपील अल अजीजिया के खिलाफ, और उसी में नैब की अपील भी है, जो नैब ने कहा है 7 साल से 14 साल सजा करें। तो आर ऑल दीज थिंग्स लिंक्ड कि पहले ये बात होती है? मालिक, कौन सी कोई नई बात है यार, कौन सी कोई नई बात है? देखो, मैं थोड़ा सा सिटी वॉर्स में अगर जाऊं हल्का सा, तो वैसे तो जनरली यही कहा जाता है ना कि इस्लामाबाद में जो खाना मिलता है रेस्टोरेंट्स में वो काफी गैर मेयारी होता है, काफी ओवर प्राइस्ड होता है, लेकिन आपके जो साजिशी समोसे हैं ना यार, लाजवाब है। और शायद वो कराची में दस्तयाब नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई तेजी नहीं नजर आ रही।
फ्रैंकली स्पीकिंग। ये जो केसेस का सिलसिला है और ये जो बयानबाजी है यार, शेख रशीद ने ये कह दिया, किसी और ने ये कह दिया, किसी ने कहा कि बस आप देखें अब हम उनको घसीट कर वापस ले आए। यार ये मामला तो सालों से चल रहा है, इनकी तस्वीरों का मामला भी सालों से चल रहा है। जहां तक मरियम नवाज शरीफ की बात है, ठीक है कि सही है वहां पे पथराव हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है पथराव होना यार, हमारा और बहुत कुछ होता रहता है। और उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दी। अच्छा, उसमें जो मुझे सिर्फ एक ही रिमार्केबल चीज नजर आती है कि जैसे आपने कहा कि स्क्रीन पर चली, यही रिमार्केबल बात है। वो इंटरव्यू स्क्रीन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्क्रीन पर चला। ऐसे पहले वैसे कुछ वक्त गुजरा है कि ऐसा हमें नहीं देखने को मिला। वो एडवर्टाइज होता था कि जी इंटरव्यू आने वाला, और फिर पता नहीं अचानक गायब हो जाता था। ये भी आप नोट करें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको निशाना बनाया सर? कोई हवाई या खलाई फायरिंग नहीं की, नैब की बात की, इमरान खान की बात की। लेकिन अगेन इसमें मुझे कोई एज सच रिमार्केबल चीज नहीं नजर आ रही। अच्छा, फायदा सबका है, फायदा सबका है। अगर आप ये फिर सवाल पूछे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं जवाब दूंगा क्यों ना हो। क्योंकि देखें, बहुत देर से जब वो खामोश रहती हैं तो हमारा यही होता है कि इतनी खामोशी क्यों है, इस खामोशी के पीछे क्या है। बोलती है तो हम कहती हैं अब क्यों बोल रही हैं। हम तो किसी हाल में खुश नहीं हो सकते ना यार, या हम हर एक हाल में भी खुश हो सकते हैं। जब कुछ नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं कि कुछ नहीं क्यों नहीं हो रहा, और जब कुछ हो रहा है तो फिर हम पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। माय पॉइंट सिंपली इज कि मरियम नवाज शरीफ ने स्पीच दी, सबका फायदा है, किसी वजह से नहीं हो रहा होता, जो कुछ होता है वो भी किसी वजह से। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि या और नॉट, मुझे एक बात बताएं, हमें पता लगता है या कोई रिटायर होकर अफसर किताब लिख दे, या कोई फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया का आके कागज हिला दे, तब पता लगता है कि कोई डील हुई थी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या आपके ख्याल में, देखो यार, अगर हम बड़ी पिक्चर को देखें, मेरी नजर में, आई कुड बी रॉन्ग, मतलब यहाँ कराची का मसला ये है कि मतलब बाथरूम जाते हुए आपको 3 PROs रास्ते में नहीं मिलेंगे जो आपको 3 डिफरेंट थियरीज पेश करेंगे। दिस इज द रियलिटी, राइट। मुझे तो नहीं लगता कि इस हुकूमत को कोई खतरा है किसी भी पार्टी से, सिवाय शायद अपने आप से, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स इससे बेहतर तो मैंने कभी किसी हुकूमत में नहीं देखे, एटलीस्ट इन माय लाइफ टाइम, ठीक है। इनको कोई हिला नहीं सकता, इनको थोड़ा सा नहीं। मेरा एक सवाल है, अभी एक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी थी, नहीं हुई, APC नहीं हुई, अब वो कह रहे कि जी आशूरा के बाद होगा सब कुछ। फजल रहमान कहते हैं कि आप मेरे से लिख के डील करें तब मैं करूंगा। क्या अपोजिशन हल्की सी जहां गर्म होनी शुरू हुई है, क्या उसको भी डिस्करेज करने के लिए सारा प्रेशर बढ़ा दिया गया? नहीं यार, देखो ऑपोजिशन क्या कर लेगी यार, दिस ऑपोजिशन इज नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग, ओके। अब मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा यार, आप अब बेशक अपनी बातें सुन ले, आप हम सबकी डिबेट सुन ले। आजादी मार्च के दौरान कितनी हाइप की थी यार, ओ माय गॉड ये हो जाएगा, ओ माय गॉड वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैठ के पेपर पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, और आई एम ऑन द रिकॉर्ड, आप जाके देख सकते हैं, मैं डे 1 से कह रहा था कि कुछ नहीं होने वाला। अभी भी मेरा नहीं ख्याल कुछ भी होने वाला है, बिकॉज द फंडामेंटल्स आर अगेंस्ट इट, ठीक है। अच्छा, अब जहां तक मरियम नवाज शरीफ की स्पीच की बात है यार, उनके पार्टी वाले बड़े खुश, क्योंकि वो कह रहे सब आ गए शेरनी शेरनी शेरनी। अच्छा, अब PTI को भी तो कुछ अपने सपोर्टर्स को कहना है, तो वो अपने सपोर्टर्स को ये कहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा ये सवाल उठाया जाता है ना कि सर आपने तो सबको सजा दे ली थी, ये बंदा तो उड़ के लंदन बैठा हुआ है, ये आपको कैसे कबूल है, ठीक है। तो दिस इज वाई अब वो थोड़ा सा अपना भी टेम्पो तेज कर रहे हैं कि हम ये खत लिखेंगे, वो खत लिखेंगे। इनको अच्छी तरह से पता है कि ये खत क्या लिखें, पूरी किताब लिखकर भेज दें टू हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II, तो वो नवाज शरीफ को फोर्सिबली रिपेट्रिएट नहीं करेंगे। उनकी नजर में तो ये एक पॉलिटिकल केस है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये सब करने वाली बातें हैं, ये सब सुनाने वाली बातें हैं। नून लीग अपने बेस को खुश कर रही है, PTI अपने बेस को खुश कर रही है, नैब अपना काम कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो उस्मान बुज़दार के पीछे जो केसेस लग रहे हैं, ये आर दे पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेटर प्लान, या सिर्फ कि थोड़ा सा जो हुकूमत है उसको भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठना चाहिए। अगेन मुझे कोई एज सच तेजी नहीं नजर आ रही। और फाइनली यार मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, एंड देन आई विल शट अप, कि आपका क्या ख्याल है कि ऑपोजिशन वाकई चाहती है कि यह हुकूमत गिरे? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल। अगर ये हुकूमत गिरेगी तो फिर उनको ये मुल्क चलाना पड़ेगा ना यार। काशिफ, अच्छा मुझे आने दो, लेट मी आस्क काशिफ समथिंग, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। बुज़दार साहब वाली जो गेम चल रही है, जो एक केस चला, फिर वो केस फैलता जा रहा है और बड़ा सीरियस किस्म का फैलता जा रहा है। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ हम देख रहे हैं कुछ हो भी सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। क्या आपके ख्याल में ये सारी डीलिंग, इनका कोई लिंक नहीं है इन चीज़ों का, इत्तेफाक का,
कि उधर ये हो रहा है और इधर नवाज शरीफ को बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि अगर थोड़ी बहुत आप हलचल करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मेरी इतला ये है कि अब वो रेगुलरली ऑफिस जाते हैं हुसैन नवाज के और वहाँ पे एवरी डे ही स्पेंड्स टाइम देयर, इसलिए मिलना जुलना एक्टिविटी बड़ी शुरू की। बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो नसीम सिद्दीकी भी हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। वो बड़ा उन्होंने कोई फॉलो अप बनाया हुआ है कि मीर साहब आपकी जसारत आपका नाम ले लिया कि मियाँ साहब का वहाँ पे एक्टिविटी क्या है नसीम सिद्दीकी लाइन पे जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम सलाम मालिक। हाँ नसीम क्विकली फिर 20 सेकंड्स, क्या एक्टिविटी है जो मियाँ साहब की देखते हैं आप वहाँ, क्या आजकल क्या रूटीन है उनकी? यार बिल्कुल, वो सुबह सुबह अपने घर पार्क लेन से निकलते हैं और वो पैदल चलते हुए हसन हुसैन के साथ जो है वो वन हाइट पार्क के सामने जो उनका ऑफिस है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। वो कभी जो है वो सेल्फ्रिजिस से क्रॉसेंट वगैरह या कुछ। तो ये तो कोई 20-25 मिनट की वॉक नहीं है वहाँ से वन हाइट पार्क? नहीं, पार्क लेन से लेके तकरीबन 15 मिनट की वॉक है और उसके बाद शाम को 5 बजे जो है वो हाइट पार्क में रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर वॉक करने के लिए जाते हैं। तो माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं और वो यहाँ पे वर्कशॉप भी कर रहे हैं, ऑफिस में बैठते हैं, उनका मिलना जुलना भी है लोगों के साथ। तो वो जिस तरह अपनी मर्जी से आए थे वो अपनी मर्जी से जाएंगे। ये हुकूमत से कहेंगे पहले ये नासिर भट्ट को जो है वो किसी तरह अपने हवाले करवा लें। अच्छा, तो जनरली अब काफी लोग आते हैं वहाँ मुलाकात वगैरह करने के लिए कि थोड़े लोग आते हैं? नहीं, उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, कोई ना कोई उनके पास आया हुआ होता है क्योंकि वन नाइट पार्क के सामने खड़े हो तो आराम से उनके नजर आता है उनके ऑफिस में आना जाना लोगों का। तो वो कोई इतना ज्यादा छुप छुपा के आते भी नहीं है, ओपनली सारी चीजें हैं और वर्कशॉप कर रहे हैं और हेल्दी हैं वो। चलो थैंक यू नसीम। एक कमेंट में ज़रा वो जो पहले बात हो रही थी, देखें अपनी बेसिस को अगर खुश कर रहे तो पिछले 6 महीने में क्यों नहीं कर रहे थे? अगर कौन पीटीआई एंड पीएमएल है, देखो पिछले 6 महीने में दोनों तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। 6 महीने से ज़्यादा से मुकम्मल खामोशी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बोलना एक्चुअली रिमार्केबल है क्योंकि उससे पहले वो खामोश, पॉलिटिकल लीडर खामोश सिर्फ उस वक्त बैठता है। ट्रिगर सारा हुआ वहीं से कुछ है। हाँ, उसके बाद ही एकदम पूरा माहौल बदला। सो ये कहना कि मरियम बीबी का खामोश रहना में कोई खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर देखे। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बिल्कुल अगर अपनी पार्टी से कट के घर बैठे और बिल्कुल बयान ना दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, ये खबर है। और वो इतने महीनों के बाद अगर बाहर निकल के बोलेंगी, ये भी खबर है कि कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो बोल रही हैं। क्योंकि इससे पहले यही तो बात हो रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो खामोश है। सो खामोशी की भी एक वजह थी, बोलने की भी वजह है। मियाँ साहब जो अपने पार्टी वर्कर से नहीं मिल रहे लंदन में, लार्जली जो लोग जाते हैं कहते हैं नहीं मुलाकात होती मियाँ नवाज शरीफ साहब से लंदन में, अगर वो मौलाना फजल रहमान साहब को फोन करते कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी मुस्लिम लीग नून की भी तेज हुई। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, कुछ तो है। ये अब ये क्या है, क्या अरेंजमेंट? नैब ने बुलाया भाई सर, नैब ने तो नैब का बुलाती है। अब नैब का बुलाना क्यों खबर है जबकि नैब हमेशा बुलाती है? क्या इसका काशिफ का आर्गुमेंट ये है कि नैब का नए केस में बुलाना खबर है, ये चीज जो सी है असल। और सिर्फ बुलाना कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बुलाना कि क्या वो अरेंजमेंट के अब आपको तंग नहीं किया जाएगा, वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब की गई है जिसकी वजह से इतनी एकदम हलचल सियासी हो गई है, ये मसला है सर। चलो यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक से आगे नाज़रीन ये भी मैं पूछूंगा अपने दोस्तों से कि क्या शहबाज शरीफ साहब की रेलेवेंस, पॉलिटिकल रेलेवेंस ख़त्म होती जा रही है? और अगर वो ख़त्म होती है और ख़ानदान में और पार्टी में अगर उनका वो वज़न नहीं है, तो फिर क्या जो सा ये कॉन्फ्लिक्ट का बयानिया है, टकराव का बयानिया, क्या ये फैसला कर लिया PMLN ने कि अब इनको टकराव के बयानिया ही आगे लेके चलेंगे? क्योंकि मरियम तो अगर रिप्रेजेंट करती हैं तो वो बिल्कुल टकराव के बयानिया को करती हैं, और अगर टकराव का बयानिया आगे लेके चलना है तो फिर अगेन लाइक हमने कहा, वो डील्स जो नहीं हुई, वो फैक्ट्स जो हमें किसी ने बताए नहीं, क्या उसमें कुछ चेंजेस हो रही हैं? ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, एक चीज़ बिफोर आई गो टू शहबाज शरीफ वाला पार्ट में एक सवाल ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि फैटफ की लेजिस्लेशन के ऊपर उन्होंने तासुर ये दिया कि ये टोटल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, और ये अपना NRO++ लेने के चक्कर में है, और बेसिकली ये कह रहे हैं कि नैब जो सा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ना इन्वेस्टिगेट करे तो फिर हम लॉ को अपनी सपोर्ट फेंकेंगे। ये शहजाद अकबर का था।
क्या आपके ख्याल में नैब को निकाल देना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की इन्वेस्टिगेशन से? हम नहीं देखें, मैं तो सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि नैब को सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है। चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग देखें या वो पॉलिटिकल करप्शन देखें या किसी और करप्शन के देखें, देयर प्रोसीजर्स आर हाईली क्वेश्चनेबल। तो उनको मनी लॉन्ड्रिंग देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, मेरे लिए ये तो सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल का सवाल है। प्राइमरीली तो वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करे ना। आई मीन नैब यार अक्रॉस द बोर्ड, वो गोज विदाउट सेइंग ज़रार, वो तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए। माय पॉइंट इज, देखो बॉस, अगर आपका कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर 10 सवाल पूछे गए हैं, सब फर्ज करो कि वो किडनी का स्पेशलिस्ट है, मैं तो पहले कहूंगा कि यार पहले तो आप ये सवाल का जवाब दें इससे पहले कि आप कहें कि अब मैं कैंसर का डॉक्टर बनने वाला हूं। So to me the fundamental, उन्होंने उसने एग्जांपल दिया, बैरिस्टर शहजाद ने एग्जांपल दिया, उसने कहा जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पकड़े नहीं है, ये जो कराची के मनी लॉन्ड्रिंग, फिर यहाँ की मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज शरीफ वगैरह को जो इल्ज़ाम लगे हैं, राइट और नॉट तो अदालत फैसला करेगी। वो कह रहे हैं कि नैब ने पकड़े तो हैं मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, उनकी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन ऑपोजिशन हर कीमत में हर चीज में नैब को ले आती है बिकॉज उनके केसेस हैं नैब के सामने। ना आप सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लें, आप सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लें। ऑपोजिशन की मैं बात ही नहीं कर रहा। ऑपोजिशन का तो काम है अपोज करना ना यार, इट्स इन द वर्ड ऑपोजिशन। तो आई मीन उनको छोड़ दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ लिख के आखिरी जुमला लिख दिया कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू हैव एनी इंपैक्ट। सब कुछ कहने के बाद आप हम ऑब्जर्वेशंस की टॉप हेडलाइन बनाते हैं यार, वो ऑब्जर्वेशन हो या जो हो। सुप्रीम कोर्ट को पता है यार हाथ पैर बचा के कैसे काम करना है। दे आर नॉट इशूइंग एन ऑर्डर, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी देना उनके लिए बहुत है यार। ये हम उस मुल्क और उस मीडिया की बात कर रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अपनी खिड़की खोलता था ना, वो भी टिकर चलता था ब्रेकिंग। तो आई मीन वेदर इट्स एन ऑब्जर्वेशन और वेदर इट्स अ जजमेंट इज इमटेरियल टू मी, दे सेड इट। तो अगेन नैब अपनी जगह यार, नैब में अभी बहुत काम करने की आपको जरूरत है। और जो अनफॉर्चुनेट सबसे जो बात है मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत के वज़रा हैं उनको नैब की तर्जुमानी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि जी ये एक गैर जानिबदार और खुद मुख्तियार इदारा है, तो देन व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ स्पोक्समैन फॉर नैब, तो आप तो इस इंप्रेशन को रद्द कर रहे हैं ना। ठीक है काशिफ, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी नैब की बात होती, अगर ये फैटफ के लॉ के ऊपर गवर्नमेंट ऑपोजिशन नहीं वोट डालती, क्या इसका कोई पॉलिटिकल नुकसान है? वैसे गवर्नमेंट को बंदा क्या है कि उन्होंने तो अपनी 2 साल की रिपोर्ट बनाई है, उसमें नैब को डाल दिया बीच में। ये मैंने ये बात, कैन यू इमेजिन दूसरी चीज नैब से आपका क्या लेना देना है, लेकिन उसकी डाल दिया उसके अंदर। खैर ये तो चीते हैं सारे, फर्क पड़ता है कोई इनके अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया ऑपोजिशन को भी फर्क पड़ता है? कोई पॉलिटिकल है इम्पैक्ट? नहीं देखिए हमारे मुल्क में ये चीज़ें, क्योंकि फैटफ का आम आदमी को तो ये भी समझ नहीं कि फैटफ के कानून से हमें क्या फ़ायदा है, नुकसान हो सकता है। ये ज़रूर पता है कि जी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, ग्रे लिस्ट है, वाइट लिस्ट है, वो भी कोई शोशा के लिए मैटर करती है, वरना इससे आगे ये मैटर नहीं। PMLN पे वापस आ जाएं, क्या शहबाज शरीफ इररेलेवेंट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पार्टी से और तमाम, और अगर बातचीत भी करते हैं तो पहले करते थे, क्या स्टेक होल्डर्स के सामने भी रेलेवेंट हो रहे हैं और पार्टी में भी रेलेवेंट हो रहे हैं? स्टेक होल्डर्स से उनकी फ़िलहाल कोई इस तरह राब्ता नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ते ज़रूर हैं उनके। पार्टी देखें, पार्टी लीडरशिप की तरफ देखती है। मुस्लिम लीग नून में एक तब्दीली आ रही है, जो मियाँ साहब के नायल होने के बाद आपने वो तब्दीली देखी कि मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट या रिएक्शनरी पार्टी, वो पार्टी जो गुस्सा करेगी, रोला डालेगी, वो वाली पार्टी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून में एक शिफ्ट आ रही है। वो खुलेआम इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनकी इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि पहले नहीं हो। पहले सियासी जमातें अमूमन मुंह दूसरी तरफ कर लेती थी अगर इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र आता था। डॉन लीक्स हुई, हाँ जी बिल्कुल सिक्योरिटी लीक है, चलो क्या चाहते हैं, ये कहा डी ये भी कर देंगे जी, ये भी कर देंगे, किसी तरह काम चलाएं इनके साथ, नॉट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। दिस इज द न्यू PMLN दैट इज इमर्जिंग। ये नई एक PMLN खड़ी हो रही है अंडर मरियम नवाज शरीफ। और देखिए अगर आप इजाजत दें तो मैं बस एक चीज का इजाफा करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त थी, लेकिन अगेन देखें आप ये पॉइंट ना इग्नोर करें कि जो हालिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पता नहीं कितने महीनों बाद, कम से कम 2020 में तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी, उसमें एक लफ्ज नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। आई थिंक इट वाज वेरी केयरफुली मेजर्ड।
और अगेन मैं ये बात करूंगा कि आपको याद होगा कि जब नदीम मलिक साहब ने एक इंटरव्यू किया था मरियम नवाज शरीफ के साथ, और उन दिनों में बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, उनका यही नैरेटिव था, खलाई मखलूक, ये सिलेक्टर वगैरह वगैरह वगैरह। वो इंटरव्यू एयर नहीं हुआ था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हर जगह चली है बॉस। अब मुझे तो कोई कॉल नहीं आई थी कि इसको आप ना कवर करें, आपको भी शायद कॉल नहीं आई होगी। तो दिस इज अ साइन, एंड इनफैक्ट मुझे तो ये साइन ये लग रहा है कि वो जो नैरेटिव था ना, उसको थोड़ा सा अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको थोड़ा सा अभी पीछे रखा है कि जी बिल्कुल यार, आप गवर्नमेंट को अटैक करें, आप नैब को अटैक करें, आपको इजाजत है, हमारे बारे में बात ना करें। मुझे ये लग रहा है आप कह रहे हो। एक आखिरी चीज हाँ, देखिए, तरीकाकार क्या बन गया है उसके, वो कुछ और चीज है। ये तरीकाकार जरूर फिलहाल आ गया है कि ठीक है यार, फिलहाल हमें अगर रिलीफ मिला है, मैं घर बैठी हूँ, मियाँ साहब लंदन बैठे हैं, तो उनको ना तंग करें कि जो इस सारी चीज को बदल सकते हैं। सो तरीकाकार बदल गया, लेकिन सोच नहीं बदली है। और ये आप और हम सब जानते हैं। पता ना बॉस, हम तो तरीकेकार को ही देख सकते हैं ना। अभी देखिए, अगर हम उनके बयानात से उनके सोच को नाप रहे हैं, बिकॉज अगेन आई एम नॉट इन देयर माइंड, ना ही मेरे उनके साथ कोई इतने लिंक है कि मुझे पता है कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ आउटवर्डली देख रहे हैं चीजों को कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो उसे सोच का तो नहीं पता लग सकता ना कभी। इस्लामाबाद आए तो बहुत से लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, जो आपको ये भी बता देते हैं कि उनको क्या सोच है। इस्लामाबाद आया करें, जरा हट के बैठे हुए इस्लामाबाद भी आया करें, आपको पता लगेगा। कुछ समोसे खाएं आके, हमारे सासी समोसे। नहीं यार, वो पेट खराब हो जाते हैं, मैं यहीं सही हूं। हामिद, क्या शहबाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट हो रहे हैं मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में? मेरी इतला के मुताबिक कुछ दिन पहले आप उनको लाहौर में मिले थे, तो अगर वो इररिलेवेंट होते तो आप उनको ना मिलते। मैं तो इसलिए भी मिलता हूँ सबको कि कौन रेलेवेंट है कौन नहीं है, बिकॉज मुझे तो ये लगता है कि सीरियस एरोड हो रही है उनकी रेलेवेंस। मेरा तो ख्याल है कि वो रेलेवेंस से मुराद ये है कि पार्टी किसकी तरफ देख रही है। मेरा ख्याल है पार्टी ऐसा रहा कि पार्टी मेरा हमेशा सवाल ये है कि इस मुल्क में हमेशा मुख्तलिफ लेवल्स पे, मल्टी लेवल पे काम हो रहा होता है, चाहे वो आप इक़्तिदार में आ रहे हों या जा रहे हों। कुछ सियासी कुछ हकीकतें हैं हमारे मुल्क में, तो उसमें वो उसी से बात करेंगे जिस शख्स के पास टेबल पे लाने के लिए कोई चीज़ हो, या पार्टी हो, या एक सोच हो, या एक इन्फ्लुएंस हो पार्टी लीडरशिप के साथ। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह मरियम अब आई हैं और इस तरह विजिबल तरीके से आई हैं और वो एक सोच सामने है, क्या नवाज जो कहा जाता था शहबाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ की पर्सनालिटी, क्या ये इररिलेवेंट होती नज़र आ रही है? अगर उन्होंने फ्रंट पे आके अपनी बात ना की, इररिलेवेंट हो जाएंगे? हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब जिस तरह उनको कहेंगे वो उसके मुताबिक चलेंगे। देखिए, मरियम साहबा ने पिछले साल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक जज के बारे में, उसके बाद काफ़ी अर्सा वो खामोश रही। अब फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हो सकता है इसके बाद फिर खामोश हो जाए, पता कोई नहीं है कि वो साबित कदमी का मुजाहरा करेंगी या नहीं करेंगी। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो जब तक मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं और अपोजिशन लीडर हैं, उनकी रेलेवेंस तो ख़त्म नहीं हो सकती। एक ओहदे की रेलेवेंस होती है, एक शख्सियत की है। ओहदे की रेलेवेंस है, मेरा ख्याल है कि वो उस ओहदे पे इसलिए है कि उनकी एक शख्सियत है और उनकी शख्सियत में और बाकी शख्सियात में काफ़ी फ़र्क है। ओके। तो वैसे अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं तो मरियम की वजह से तो नहीं बैठे हुए, किसकी वजह से बैठे हुए? फवाद ने आज कहा है कि वो शहजाद अकबर ने कहा कि एक सवाल मैं कह लूँ, शहजाद अकबर ने कहा आज कि जी ये भी हमें देखना है कि पर्सनल गारंटी दी थी उन्होंने, तो उनसे भी हम आप पूछेंगे कि ये क्या होगा। क्या ये आपके ख्याल में कुछ एक्शन लेंगे, गवर्नमेंट लेगी इसको, एक और 2 नॉच ऊपर करेगी इस टेंशन को? गवर्नमेंट दावे तो बहुत करेगी लेकिन कर कुछ नहीं सकती। क्यों नहीं सकती? कि करना नहीं चाहती कि कर नहीं सकती? क्यों? मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकती। यानी कि सारा शोर होगा, ठंड हो जाएगी। वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी नीयत में मैं शक नहीं करता, लेकिन उनसे होगा कुछ नहीं। आपके दोस्त है शेख रशीद, बड़े पुराने, बहुत पुराने, वो बार बार एक बात करते हैं, इमरान खान कोई बड़ा फैसला कर देगा लेकिन वो NRO नहीं देगा। ये बड़ा फैसला क्या है? असेंबली डिसॉल्व, मैंने पूछा था तो क्या बस बड़ा कुछ हो सकता है, मेरे प्रोग्राम में भी नहीं उन्होंने कहा। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बड़ा फैसला क्या कर सकते हैं इमरान खान? इमरान खान ने एक, काशिफ साहब को शायद याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने को 3 या 4 महीने के बाद उन्होंने एक इंटरेक्शन की थी 5-6 लोगों के साथ, जो टीवी पे भी चली गई थी, ऑन एयर चली गई थी। उसमें उन्होंने एक ये बात की थी वैसे
क्या काशिफ क्या कहा था? मैं ये कहते असेंबलियाँ तोड़ दूंगा शायद। हाँ, हाँ, तो वो तो मैंने उनसे पूछा कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा नहीं, बड़ा कुछ हो सकता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वो तो पहली सोच ही आपके दिमाग में ये आती है ना कि, लेकिन आज के हालात में क्या प्राइम मिनिस्टर ये अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कौन सा जरूरत थ्रेट है, है? कोई जरूरत नहीं है, उसकी हुकूमत बिल्कुल सही जा रही है, तमाम रेलेवेंट फोर्सेस इदारे सब ऑन बोर्ड हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती वो इतने चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं। वैसे इस टाइम सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। वैसे क्या कोई किसी के साथ या बगैर नहीं चल सकता, समझिएगा। हाँ, ये निज़ाम एक ऐसी जगह आके फंस गया है कि इमरान खान साहब फिलहाल रहेंगे और इमरान खान साहब को भी उनकी ज़रूरत है और उनको इमरान खान साहब की ज़रूरत है। मुझे इसमें एक सवाल करता हूँ काशिफ, मैं जब दोस्तों से मिलता हूँ, पीटीआई के लोगों से और अपोजिशन वालों से पहले बात करता हूँ, वो कहते हैं नहीं साढ़े सत्तू नहीं है, वी कांट, हम गवर्नमेंट गिरा नहीं सकते। पीटीआई वाले खुद कहते हैं गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते, हमारे गवर्नेंस के इशू है, हमारी मुसीबत अपनी है, अब कोई नहीं है। जब ये एक दोनों चीज़ साइडें रियलाइज़ करती हैं कि वो अपनी जगह बस रह गए हैं, ये अपनी जगह पर चल रहे हैं, मुझे ये सडन इतना ज़्यादा उबाल नहीं समझ आ रहा कि इतना उबाल क्यों है। और इसी सारे उबाल, ये तो नहीं होगा कि इतना उबाल होना और उसके उबाल में बुजदार साहब तले जाएँ उस केसेस में और वहाँ चेंजेस आ जाएँ। ये मुमकिन है। देखें, इस पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। मैं एक जुमला से शहबाज साहब पे और फिर ये बुज़दार साहब पे आ जाते हैं। देखिए, रेलेवेंस पॉलिटिकल लीडर की रेलेवेंस क्या होती है? पार्टी किसकी तरफ देख रही है? अगर पार्टी शहबाज शरीफ साहब की तरफ नहीं देख रहे तो येस ही विल इंक्रीजिंगली बिकम इररेलेवेंट। पार्टी जिसकी तरफ देखेगी फॉर लीडरशिप, दैट लीडर रिमेन्स रेलेवेंट। जिसकी तरफ नहीं देखते लोग, उसका मतलब वो इंस्पिरेशनल लीडरशिप वहाँ से ड्रॉ नहीं कर रहे या उनको लगता है कि यहाँ से लीडरशिप नहीं आ रही शहबाज साहब के लिए। सो शहबाज साहब इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल पार्टी में लीडरशिप रोल इस वक्त शहबाज साहब के पास है, पहली बात। दूसरा, बुज़दार साहब, इस रोले गोले में कुछ भी हो सकता। बुज़दार साहब को बदलने के लिए एक कुछ अर्सा पहले हम सारे किसी जगह बैठे थे, बुज़दार साहब को बदलने की कोशिश तो बड़े अरसे से हो रही है ना, को आज की कोशिश तो है नहीं है। ये मुमकिन है कि नैब इस रोले गोले में जिसमें इतना कुछ हो रहा हो और वो कहें नैब आज़ाद अदारा, जी बुज़दार साहब गिरफ्तार हो जाए, खुदा ना, मतलब मैं कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। अगर इस तरह जाकर केसेस में कौन गिरफ्तार नहीं हुआ जो कोई और नहीं हो सकता, सो कुछ भी हो सकता है। आपने खान साहब का इंटरव्यू कमरान खान साहब के साथ, उन्होंने अपना पूरा वेट बुज़दार साहब के साथ डाला, केसेस को फ्रिवलस क्या करार दिया, लेकिन ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ होता या ये होगा तो उनको रिज़ाइन कर, मैं खुद कह देता रिज़ाइन करते हैं। आपको याद होगा अलीम खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे रिज़ाइन करना पड़ा था। जो गिरफ्तार होता पीटीआई उनसे रिज़ाइन ले लेती है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है। अभी उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ का आईबी से लेता हूँ फीडबैक, और आईबी अपनी मर्जी का आईबी फीडबैक। अच्छा, जहांगीर तरीन कहते हैं कि जी आईबी जौन सी है वो एक किसी एक खास अफसर के कहने पे, आजम खान साहब के कहने पे, यही बात आमिर कियानी भी आपको कहेगा, जिसके ऊपर ड्रग्स का केस बना था कि जी मेरे खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट, और इसमें पीटीआई, अगर मैंने बहुत से पीटीआई के लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इसके ऊपर एक गलत केस बनाया गया था। मैं नहीं जानता ठीक बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो पीटीआई का व्यू है इस चीज़ पे, इंक्लूडिंग आमिर खान। इसी वजह से उनको वजीर से तो हटा दिया गया लेकिन पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर को खाली आईबी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? मैं की कहूँ, ये प्राइम मिनिस्टर है, उसकी उनकी आईबी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। चले, आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे कुछ और बातें करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग क्विप रहेगी, वो मुझे मज़ा बड़ा आया था सुनने का। शहबाज गिल साहब दोस्त हैं हमारे, उन्होंने बाद में एक बड़ी थ्योरी पेश की है। उन्होंने कहा कि EDTA एक केमिकल होता है, जो ETDA जो ट्यूब्स के अंदर होता है, आप सैंपल लेके जाते हैं तो उसके अंदर अगर आप वो उसको ठीक ना करें, सैंपल कम डालें, क्लॉटिंग, बेसिकली आप डॉक्टर कर सकते हैं, रिजल्ट्स को चेंज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के जितने सैंपल्स थे वो खुद ही और इनके घर वालों ने दिए, और इसलिए इन्होंने बेसिकली कि इन्होंने एक धोखा किया सबके साथ। मैं जब पूछना ये चाहता हूँ, दुनिया में ये नहीं होता कि जब आप जेर हिरासत हो तो आपकी एक एक चीज़ रियासत खुद करवाती है, जो एजेंसीज होती हैं वो पुलिस या जिसकी भी आप कस्टडी में प्रिजन है वो करवाते हैं। इन्होंने क्या खुला छोड़ा हुआ था कि आप ही आए, बूटा आए थे, कागज़ लगे जाए, जाके जमा करा दे। ये रिडिकुलस सी एक एक्सप्लेनेशन नहीं है काशिफ? रिडिकुलस ही लग रही, क्या बोलो इसके ऊपर, आप मुझे बताएं इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है कि सर आप एक सरकारी अस्पताल में
डेली टेस्ट होता। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन रहे अस्पताल में और 30 दिन यही प्रोसीजर चलता रहा, तो फिर तो ज़रार अगर ये इस किस्म की ये लॉजिक है कि मियाँ साहब ने इस तरह रिजल्ट डॉक्टर करा दिए हैं, तो फिर ये भी कल को मजाक नहीं बनेगा अगर ये लाइन ऑफ मालिक ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे थे। हाँ, उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शहजाद अकबर ने खत्म किया, हाँ नाम ही काफी है अब इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ यार देखो बॉस, अगर वो इतने पहुंचे हुए हैं तो फिर तो मैं कहता हूँ कि उनको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, अगर इतनी पहुंच है। हाँ, मैं क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में ऑन अ सीरियस नोट पोलिटिकली, एक वो मौलाना साहब फिर पर तोल के बैठे हुए कहते हैं तहरीर मौदे मांग रहे हैं, सब कुछ है, क्या हमें किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी या चेंजेस नज़र आती हैं? नहीं, मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात कर सकता हूँ। मुहर्रम जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अपोजिशन की पार्टियाँ इकट्ठी होंगी, APC होगी, बड़ी ज़ोरदार किस्म की APC होगी, और भी आपको काफ़ी हलचल नज़र आएगी, ख़ास तौर पे पंजाब में। क्या मतलब, किस किस्म की हलचल? आपको पता है क्या हलचल है? मैं अगर पता होता मैं आपसे पूछ रहा होता, मुझे बताएं। तो आपकी जो सी ना इन बिटवीन की भी यार, मैं बचना चाह रहा हूँ यार, बचना चाह रहा हूँ। क्या पंजाब के अंदर हुकूमत के अंदर चीफ मिनिस्टर या उनकी तब्दीली का भी इम्कान है? देखिए ना, वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिली है, जो चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में मज़ीद जो केसेस हैं, तो अभी क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो छोड़ें, लेकिन प्रॉब्लम है काफ़ी। बार बार हमें काशिफ कहा जाता है कि ये हर कोई एक पेज पे है। क्या बुज़दार साहब का ये पोटेंशियल है उस इशू का कि ये एक पेज वालों को 2 पेज पे कर दे अगर ये रिजॉल्व ना हुआ? बिल्कुल पोटेंशियल है। अगर आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, मफरूज़ों की बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि मफरूज़ा ये है कि अगर तो कुछ नहीं होता तो फिर तो सब ऐसे चलेगा, लेकिन अगर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है या कोई इस तरह की बात मफरूज़े के तौर पे, तो यहाँ लगेगा कि जिस तरह जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ने किया हुआ है उस फैसले के ख़िलाफ़ कुछ हुआ है। लेकिन नैब के थ्रू अगर कुछ होता तो फिर तो बड़ा एक अच्छा ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाता है प्राइम मिनिस्टर को भी और सबको। क्या प्राइम मिनिस्टर को वो ग्रेसफुल एग्जिट चाहिए? ये बुनियादी सवाल है बॉस। अगर कोई ये एग्जिट चाहिए फिर तो ठीक है, मीर साहब कहते हैं चाहिए, फिर तो सारे खुश हैं, लेकिन अगर ये एग्जिट नहीं चाहिए तो फिर प्रॉब्लम है। वेरी क्विकली ज़रा 2-3 मिनट रह गए, ये बताएं कराची की जो अब इनकी मीटिंग शुरू हुई है फेडरल गवर्नमेंट से भी और प्रोविंशियल लेवल से, क्या आपको ये आगे कोई मानी खेस चेंजेस में ट्रांसलेट होती नज़र आती हैं? बिकॉज आपको याद है खुद फवाद चौधरी ने ही बताया कि किस तरह बेसिकली आला अफसरान ने बैठ के पहले इनको एक मीटिंग करवाई हफ्ते वाले दिन, फिर संडे और मंडे में और चेंजेस हो गई। क्या कोई मीनिंगफुल वहाँ पे डेवलपमेंट होती नज़र आती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए अगेन अब अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी बात है नहीं कि मैं 1 या 1.5-2 मिनट के अंदर इसको पूरी कर सकूं। अगर बात हो रही है कि कराची के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना है, तो मैं नहीं ख्याल कि एक कमेटी से ये हो सकता है। कराची का मसला सिर्फ पॉलिटिकल ओनरशिप का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव केओस का है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉल्कनाइजेशन का है। और ये मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है, तकरीबन 35 इदारे हैं जो सब खुद मुख्तियार हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, जिनके काम ओवरलैप करते हैं और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, ये ऊपर से हल होने वाला मसला नहीं है बॉस, ये ग्रास रूट से हल होने वाला मसला है। आई मीन यस, आपको एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो जिनके नीचे कैंट्स, जिनके नीचे DHN, जिनके CBC, सारी जो आपकी जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है कराची, उनके नीचे आए। जब तक ये नहीं होगा तो ये सारी चीजें, ये कमेटियां बना लो, ये कर लो, सुप्रीम कोर्ट से ये करवा दो, इसका कोई एक्चुअल फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके पास प्रॉपर्ली डिवॉल्व, प्रॉपर्ली एम्पावर्ड लोकल बॉडीज नहीं है, लेड बाय मेयर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप उसको जो कहें, जो इन सारी चीजों ये कितना क्रिटिकल होगा? ये जो अब एक एडमिनिस्ट्रेटर न्यूट्रल आ रहा है, ये कितना क्रिटिकल होगा कराची के लिए? सर अगर पावर्स है तो फिर बात करते हैं ना। देखिए, ओहदे की बात नहीं है सर, ओहदे के इख्तियारात की बात है। ये मुझे बताएं, टड्डी दल हो तो इदारा संभाले, कोरोना हो तो इदारा संभाले, क्या कराची भी फिर इदारा ही संभालेगा?
नहीं, so when has that ever worked यार? देखिए अगेन कराची का मसला मैं बता रहा हूँ ना कि ये टॉप डाउन का मसला नहीं है, ये बॉटम अप का मसला भी है, ठीक है? आप इतने बड़े मेट्रोपोलिस को नहीं चला सकते विदाउट एम्पावर्ड लोकल बॉडीज। मैं यहाँ पर कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, मैं कराची सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बेसिक गवर्नेंस के इशू की बात कर रहा हूँ जो आपके आइन का हिस्सा है यार। ये ऑप्शनल नहीं है, आर्टिकल 140A ऑप्शनल नहीं है। ये नहीं है कि 18वीं तरमीम आपको पसंद है क्योंकि आपके हाथ में पावर डिवॉल्व हुई है, लेकिन उससे आगे आपने डिवॉल्व करना ही नहीं है। आप लेटर ऑफ द लॉ को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ना ही ये सिर्फ कराची तक महदूद हो सकता है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाह रहा हूं। अगर आपने सिर्फ किया कि नहीं सर सिर्फ कराची में बाख्तियार लोकल बॉडीज होनी चाहिए, डेवोल्यूशन होनी चाहिए, बाकी मुल्क में नहीं होनी चाहिए, सिंध के और शहर भी हैं यार, वहां पर भी आप करें, पंजाब के शहर है, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, दिस हैज टू बी नेशनली अप्लाइड। नहीं तो फिर क्या होगा कि सबको अपनी एथनिक पॉलिटिकल कार्ड प्ले करने का मौका मिल जाएगा। अगर ये गेम है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर 100 बिस्मिल्लाह करें। पहले कौन सी नई बात है? हम तो सालों से ये चीज देख रहे हैं, सालों से ये चीज भुगत रहे हैं, ये भी भुगत लेंगे, क्या बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, यू टॉक अबाउट कराची। ज़रा थैंक यू वेरी मच, काशिफ बहुत शुक्रिया, हामिद बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे तमाम लोगों का ख्याल है कि अभी एक फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन जब पंजाब की पॉलिटिक्स पर नज़र रखिएगा, कुछ चेंजेस हों, ग्रेसफुल एग्जिट्स हों, जो भी हो, हमारी तो दुआ इतनी है कि वही कुछ हो जो पाकिस्तान के हक़ में हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।